सबकी जमानत जब्त हो रही है, बसपा वहाँ से चुनाव जीत रही है, तो पता चलेगा ना 4 तारीख के बाद कि कौन मरणासन है और कौन जीवित है। तो जो लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, तो वो इसी तरीके की बात करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का चरण जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी गर्माहट काफ़ी दिलचस्प होते जा रही है। बनारस में नामांकन को लेकर भी गर्माहट बनी हुई है, तो वहीं पर बसपा ने फिर से एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। जहां लोकसभा प्रत्याशी पहले अटल जमाल लारी जी से थे बसपा में, फिर वहीं पे नियाज मंजू भाई जी को जो है प्रत्याशी बनाया और फिर से बसपा ने लारी जी पर भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल जमाल लारी जी और हम बात करने की इनसे कोशिश करेंगे कि आखिर इतना असमंजस बसपा में क्यों चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत। अच्छा, बसपा अभी तक 12 लिस्ट प्रत्याशी की, उम्मीदवारों की जारी कर चुके हैं, तो आखिर इतना असमंजस क्यों है बसपा में? देखिए, 12 जो लिस्ट नाम जारी हुए हैं तो उसमें बहुत से नए नाम है, बहुत जगहों पे घोषणा नहीं हुई थी तो वो घोषणा हुई है। 2-4 नामों में जो है बदलाव किया गया, जैसे बनारस में पहले तो हम ही थे, हमारी घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जो है हमारे नाम के बाद किसी दूसरे का ऐलान हो गया। लेकिन फिर बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और उन्होंने जो फीडबैक उनको गया है तो यही पता चला है कि हम सबसे मजबूत यहाँ उम्मीदवार थे और इसके लिए हम बहन जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फिर हमारे ऊपर विश्वास जता करके फिर हमको दोबारा जो है बसपा का उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, तो इस बार जो लिस्ट आई है तो ये लिस्ट में फिर से बदलाव होगा या ये रह जाएगा? देखिए, अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो फीडबैक लेती हैं और ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जो चुनाव जीत सके, मजबूती से लड़ सके। तो ये तो वही देख सकती हैं और हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं लोग और तमाम लोग हैं, वो इस बात को देखते हैं और फीडबैक देते रहते हैं और हमारे बारे में भी फीडबैक जो गया है उसके आधार पर फिर हमको दोबारा जो है। अच्छा, बसपा वाराणसी सीट पर काफ़ी असमंजस दिखा रही है, जिसपे विपक्षियों का कहना है कि मोदी से इतना डर है कि बसपा जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी बनाया किसको जाए। ऐसा है, मोदी जी को बसपा के प्रत्याशी से डर है और प्रत्याशी तो बदलते रहते हैं। क्या भाजपा ने कई बार प्रत्याशी नहीं बदले हैं? सपा ने प्रत्याशी नहीं बदले हैं? एक मिसाल दे दूं मेरठ का, 3 प्रत्याशी बदले गए। भाजपा का मिसाल दे दूं, कई प्रत्याशी बदले गए। तो ये तो चलता रहता है, पार्टी देखती है कि कौन मजबूत उम्मीदवार है, कौन मजबूती से लड़ सकता है, जीत सकता है। तो शुभ चलनियों हो से जिसमें 72 छेद है, ये कैसे कह सकते हैं लोग? आज बहन जी ने देखा है कि कौन हमारा मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, कौन जीत सकता है। सामाजिक समीकरण को देखते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा को जो चितार्थ करते हुए उन्होंने आज फिर हमारे ऊपर विश्वास जताया है और फिर हमको उन्होंने पुनः जो है वाराणसी से जो है लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए तो हम बहन जी को और तमाम अपने पार्टी के नेताओं को धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। अच्छा, राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि यूपी में बसपा जो है एक तरीके से मरणासन हो गई है, तो जीवित करना पार्टी को कितना मुश्किल होगा? अब जो मरणासन है तो ये बात बोलेगा ही। अब चले जाइए जौनपुर में, वहाँ सबकी जमानत जब्त हो रही है, बसपा वहाँ से चुनाव जीत रही है, तो पता चलेगा ना 4 तारीख के बाद कि कौन मरणासन है और कौन जीवित है। तो जो लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, तो वो इसी तरीके की बात करेंगे। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, चूँकि बहन जी जो है सामाजिक समीकरण और तमाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को देखते हुए हर जात बिरादरी धर्म के मानने वालों को जो है बराबर का मौका दे रही हैं। इसलिए जो दूसरी पार्टियां जो है घबराई हुई हैं, तो उल्टा सीधा तो उनको बयान देना ही देना है। अब यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तो कोई लड़ाई है नहीं, तो घबराए हुए लोग तो उल्टी सीधी बात करेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है तो किसकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। अच्छा, तो मतलब अजय राय एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? नहीं, कहाँ से, कहीं लड़ाई में थे ही नहीं। इसके पहले भी जब हम 5-6 दिन हमारा चुनाव प्रचार हुआ था तो वो तीसरे चौथे पे चले गए थे और फिर हम मैदान में आ गए हैं, फिर तीसरे चौथे पे चले जाएंगे। तो लड़ाई तो हमारी सीधे प्रधानमंत्री जी से है, भाजपा से है।
एनडीए से है, हमारी कोई लड़ाई इंडिया गठबंधन से नहीं है। तो मतलब आपका, मैं ये मानूं कि कहीं हद तक ये कहना है कि अजय राय वो योग्य ही नहीं है, उनमें योग्यता ही नहीं कि आप उनके से लड़ें। देखिए वो भी भाजपा के, अजय राय भाजपा के हैं ना, थे ना, उनके डीएनए में भाजपा है ना, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी भाजपा के हैं। तो दोनों भाजपा के उम्मीदवारों से मैं लड़ रहा हूँ, दोनों लोग भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो अजय राय का क्या ठिकाना है? आज है, अभी तमाम टेलीविज़न पे चल रहा था कि वो जो है भाजपा में जाने वाले हैं, तमाम मीडिया ने चलाया, क्यों नहीं उनके खिलाफ उन्होंने कोई मुकदमा कायम किया या कोई कार्रवाई की? तो वो तो कह रहे थे कि ये भाजपा का मतलब माइंड गेम है, वो जनता में ये फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं ऐसे लोग जो फैलाए उनके ऊपर मुकदमा कायम किए, मानहानि का मुकदमा कायम किए होते तो हम जानते। वो कोशिश में थे जाने के लिए कि हमको गाजीपुर से टिकट मिल जाए। मतलब आपका कहना है कि वो अफवाह नहीं था? अफवाह नहीं था, वो तो उनके डीएनए में भाजपा है, वो कभी भी भाजपा में जा सकते हैं। तमाम लोग जो भी हमसे चुनाव लड़े हैं वो भाजपा में चले गए हैं, चाहे राजेश मिश्रा जी हो, चाहे दयालु गुरु जी हो, चाहे शत्रुघ्न प्रकाश जी हो, ये सब लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और सब लोग भाजपा में चले गए हैं। तो ये भी भाजपा में चले जाएंगे, आज नहीं कल जाना ही जाना है इनको जो है। तो भाजपा में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और भाजपा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों जो है कोई कहता है कोई करता है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जाता है मतलब वो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी जी की पार्टी थी, पर यह भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो ओवैसी उनसे उस पार्टी को चलाते। तो इस पर क्या विपक्षियों का ये एकदम फर्जी और झूठी बातें हैं। ओवैसी क्या चलाएंगे अफजाल अंसारी की पार्टी को? अफजाल अंसारी साहब उनसे पुराने नेता हैं और कई बार के सांसद और 6 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उनके पार्टी में मैं था, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था और उससे मुख्तार अंसारी से क्या मतलब था? मुख्तार अंसारी तो जेल में थे जब पार्टी बनी थी, तो वो तो 20 बरस से जेल में थे, तो उनसे क्या मतलब था? यह है कि वो अफजाल अंसारी के छोटे भाई थे, लेकिन पार्टी तो बनाया था अफजाल अंसारी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अफजाल अंसारी थे। मुख्तार अंसारी तो कुछ उसके सदस्य भी नहीं थे, तो कैसे आप मान लें कि वो मुख्तार अंसारी जी की पार्टी थी? वो अफजाल अंसारी जी की पार्टी थी। मुख्तार अंसारी उनके छोटे भाई थे और कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी साहब भी जो है 2024 लोकसभा का चुनाव जो है घोसी से लड़े थे। अच्छा, हाल ही में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने जो बनारस में जनसभा की है, तो ओवैसी ने कहा कि बनारस में, इंडिया में जितने लाखों मुसलमान हैं वो घुसपैठिए हैं। एक मुसलमान होकर उन्होंने ये बयान दिया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाई प्रधानमंत्री जी का ये बयान बहुत शर्मनाक है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये ओवैसी ने बयान दिया है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्या घुसपैठियों को जो है आरक्षण दिया जाएगा, मुसलमानों को दिया जाएगा। तो अगर मुसलमान घुसपैठिया है तो फिर बीर अब्दुल हमीद कौन थे? तो फिर ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे? जाकिर हुसैन कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति हुए वो लोग कौन थे? यहाँ के बिस्मिल्लाह खां कौन थे? फिर जो है APJ अब्दुल कलाम कौन थे? तो क्या ये लोग घुसपैठिए थे? मुसलमान घुसपैठिया है? मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। मुसलमान यहीं जन्म लिया है, यहीं मरेगा और यहीं दफन होगा। लाख जिन्ना ने कोशिश की कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन मुसलमानों ने अबुल कलाम आज़ाद की बात को माना और उन्होंने कहा कि हम अपनी मस्जिदों को, मज़ारों को, मदरसों को हम छोड़ के नहीं जा सकते। ब्रिगेडियर उस्मान को जो है जिन्ना ने ऑफ़र दिया था कि आइए आपको जो हेड बना देंगे फ़ौज का, लेकिन वो नहीं गए। यहीं पे नौशेरा के बॉर्डर पर उन्होंने कुर्बानी दी और यहीं दफन हुए। हम यहीं के हैं और यहीं दफन होंगे। यहाँ की आज़ादी की लड़ाई में हमारा भी लहू शामिल है। अच्छा, हाल ही में BSP के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने बीजेपी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद उन पर FIR भी हुआ। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो आतंकवादियों की पार्टी है और जो भी वोट लेने जाए उन्हें जूते से मारना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे, जिसके बाद उन पर FIR भी हुआ? देखिए, वो हमारे बड़े नेता हैं और बीजेपी में तो बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जिनका आतंकवादियों से कनेक्शन रहा है, जैसे कश्मीर से लेकर के तमाम जगहों पे। तो अब इसमें तो सामने आ चुका है कि कनेक्शन रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं आप भी उनके बातों को समर्थन दे? नहीं, वो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा और सच्चाई पे रहा होगा तभी उन्होंने कहा होगा। उनके पास उसके प्रूफ रहे होंगे तभी उन्होंने कहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि उन्होंने जो कहा कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है, तो कनेक्शन? भाई बहुत से आतंकवादियों का कनेक्शन रहा है जो सामने आया है। तो ये तो
प्रज्ञा ठाकुर इनकी सांसद थी, उनके ऊपर जो है आतंकवादी का बम ब्लास्ट का आरोप था, और तमाम बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है और अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनके कुछ लोगों का संबंध ये है, और कुछ लोग तो इस तरीके का भाषा भी बोलते हैं भाजपा के लोग। अब विधुड़ी जैसे लोग जो है, रमेश विधुड़ी जैसे लोग पार्लियामेंट में क्या क्या भाषा बोलते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो जो खुद होगा तभी तो दूसरे को कहता होगा। तो अगर ये कहीं हद तक सही है तो एफआईआर होने के बाद आपके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी, खेद क्यों जताया? भाई अगर कहीं से कोई कमी गलती रही होगी, ज़बान फिसल गया होगा, तो भाई उसके लिए अगर हमसे भी कहीं ज़बान फिसलेगा तो हम उसके लिए तो खेद प्रकट करेंगे ही करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो खेद प्रकट करने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने, अब हमारे बड़े लीडर हैं, उनको हमने तो बयान सुना नहीं था, लेकिन आपकी ज़बान से ही मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसे आरोप भाजपा पे लगते रहते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो अब जनता ही तय करेगी, हम तो उसको तय कर नहीं सकती। तो जनता के ऊपर है कि जनता क्या सोचती है और जनता क्या तय करती है। भाई देखिए, अब प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, अब वो रोड शो करें, जनसभा करें, जो भी करें, नामांकन तो उनको करना ही करना है, तो करेंगे ही करेंगे। तो अब जो जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, जब पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस रोड शो से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जनता जुड़ नहीं पाएगी, आप कहाँ जुड़ पाएगी। वो भाड़े के लोग लाए जाएंगे, जैसे इनके पार्टी के ही ना ओम प्रकाश राजू कहते हैं कि भाजपा में लोडर लोग आते हैं, तो लोडर लोग आएंगे, वही भीड़ बढ़ाएंगे, भीड़ दिखाएंगे। सही मानों में जनता का जुड़ाव नहीं हो पाएगा। मतलब नकली भीड़ रहेगी। भीड़ तो नकली रहती है। मतलब आपका ये कहना है कि भाजपा में हमेशा नकली ही भीड़ रही है जनता। अक्सर गाड़ियों में भर भर के लोगों को ले जाया जाता है, तो गाड़ी में भर के जिनको ले जाया जाएगा वो मुर्दे लोग होंगे, जिंदा थोड़े लोग होंगे। जिंदा लोग तो अपने पैदल चल के कदम से चल के चलते हैं, जो गाड़ी में भर के लोग आते हैं वो कौन होंगे लोग? वो तो भर के लाया जाता है, नाश्ता पानी खिलाते पिलाते जो है उनको जो है कहीं ना कहीं बांका फुसला के लाया जाता है। अच्छा, नकली भीड़ लाया जाता है, फिर भी 10 साल से भाजपा का वर्चस्व बना हुआ, तो आखिर वोट कौन दे रहा है? ऐसा है कि अब धीरे धीरे वर्चस्व टूट रहा है ना। अब जनता सब देख रही है ना कि न नौकरी मिला, न महंगाई कम हुई, न रोजगार मिला, पेपर लीक हो रहे हैं, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, अघोषित कर्फ्यू है, अगर कुछ बोल दें, घोषित आपातकाल है, अगर आप कुछ बोल दें तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है। तो सब जनता के सामने है ना। देश की सरहदें कहाँ सुरक्षित है, चाइना घुसता जा रहा है हमेशा जो है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर तो बोलते नहीं एक शब्द भी। तो ये सब जनता देख रही है, और 2 चरणों का चुनाव हुआ है, आपने देखा ही होगा क्या रुझान है जनता का, कितना उत्साह है। तो इससे तो साफ झलक रहा है कि लोगों का उत्साह जो है कम हो रहा है, और भाजपा के प्रति लोगों का जो है विश्वास जो है घट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। तो ये थे हमारे साथ बसपा लोकसभा प्रत्याशी, वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अतुल जमाल लारी जी, जिनका कहना है कि भाजपा अपनी जनसभाओं में नकली भीड़ इकट्ठा करके अब जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। ऐसे ही तमाम चुनावी मुद्दों के लिए बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.